हम आज के टाइम में देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस एक ऐसी तीन चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉइजन का काम कर रही है। उस चीज़ के लिए मतलब आपका क्या टेक होगा? मेडिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है, उन पर तो हम बात नहीं करेंगे। आपकी मामा का रोल कितना रहा है आपकी लाइफ में? माँ तो हमारी पहली शिक्षक होती है। तो आज के टाइम में रिलेशनशिप, इधर इट्स लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो फेलियर में ही काउंट हो रहा है। इस पे आपकी क्या टेक होगी? हर रिश्ता आपसे सरेंडर मांगता है। किस चीज़ का? आपकी ईगो का। Hi and welcome back to TWF podcast series. So today we have Sangeet Sharma. He has an experience of 12 years as a professor, life coach and counselor. So let's dive into his journey and know more about him, about the relationship, the mindset, the career coach you want, guys. So let's have a question with him. So first I want to know, sir, to brief more about the audience, about your background and everything. मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन का ही है, वैसे संस्कृत हिंदी का है। और उसके बाद फिर मैंने बीएड कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया 2010 में। ओके। और उसके बाद तकरीबन 12-13 साल बीएड कॉलेज में पढ़ाया। फिर मुझे एक बार लगा कि नहीं, अब इसको छोड़ के कुछ और करते हैं। साथ के साथ मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी माइंड की, माइंडसेट की, रिलेशनशिप की, इन सब चीज़ों की। तो धीरे धीरे फिर मैंने उसी को अपना मेन काम बनाया और अच्छा, यूट्यूब तो पे वीडियोस डालने शुरू किए। ओके, तो अभी आप बेसिकली आप काउंसलिंग करते हो और लाइफ कोच? मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ और पर्सनल कोचिंग भी करता हूँ। इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ माइंडसेट को लेकर, लाइफ की जो मेरी अपना एक्सपीरियंस जो रहा है, जो मैंने पढ़ा है और जो ट्रेनिंग से सीखा है, तीनों को मिलाकर जो बेस्ट होता है मैं वो कोशिश करता हूँ बताऊँ। ओके, सो जैसा कि हम आज बेसिकली बात करने वाले हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं हमारे, वो रिलेशनशिप एडवाइस प्लस हाउ द यंग माइंड्स कैन गेट द क्लैरिटी ऑफ विजन एट अ अर्ली स्टेज। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर हम देखें आजकल की जो यूथ है थोड़ी सी कंफ्यूज है इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि पहले ये होता था चलो एक माँ बाप का प्रेशर था, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, गवर्नमेंट बनना है, वो एक प्रेशर था, लेकिन बच्चे उस फील्ड में एटलीस्ट जाते थे, कॉन्टिन्यूशन था। आज के टाइम में इतनी वेराइटी ऑफ स्ट्रीम्स हैं, वेराइटी ऑफ आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें ये फील्ड समझ नहीं आ रही तो हम तुरंत दूसरे पे स्विच कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि ये फील्ड हमें फ़ायदा कर सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि कोई भी चीज़ थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो कैसे उन्हें पता चले कि एक क्लैरिटी आ जाए एक यंग एज पे, एटलीस्ट लिटिल क्लैरिटी टू परस्यू दैट थिंग फॉर 3 years 4 years में? ये डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट पे। ओके। अक्सर हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटर कर चुका है और इससे बचना तो पॉसिबल है नहीं। अब इसे हम अच्छे से कैसे यूज करें, बस वो मुद्दा बचा है। तो एक कोई भी 13-14 साल का बच्चा जब वो देखता है सोशल मीडिया पे कि इन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे क्रिकेटर है, चाहे कोई भी है, तो उसको लगता है कि ये लाइफ बेस्ट है, मुझे ये करना चाहिए। पर एक होता है आपका एप्टीट्यूड। और हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में ना अभी भी बड़ी खामी क्या है, किसी बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया नहीं जाता। डायरेक्ट उसको या तो उसके आसपास के पड़ोसी बोलते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, या वो किसी रिश्तेदार से प्रभावित होकर सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए। और अगर उसका सही एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाए, बच्चे को थोड़ा समय दिया जाए, उसके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, तो धीरे धीरे, क्योंकि कुछ चीजें अनुभव से ही आएंगी। एकदम से कोई ऐसा क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि वो ये करे और उसको पता लग गया। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत उसको हम गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो पेरेंट्स के टाइम पे जो प्रोफेशन थे वो सारे बदल चुके हैं। इवन हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, अभी इसी टाइम पर कितने ऐसे प्रोफेशन अब नए आने शुरू हो गए होंगे जो हमें भी नहीं पता। तो थोड़ा टाइम दिया जाए, थोड़ा उनको गाइड करें, एक किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कराए, बच्चे की सुने, ना कि उसे सुनाए, उसको समझे, उसको देखे कि वो प्रभावित हुआ है, किससे हुआ है। मान लो मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, ये एक अलग बात है, पर क्या मैं खेल भी पाऊंगा, ये डिपेंड करेगा मेरे एप्टीट्यूड पे। ओके, तो मतलब आप कह रहे हो कि थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स थोड़े से, मतलब जैसे अगर पुराने टाइम्स में पेरेंट्स फिर भी हमें कुछ चीज़ें अच्छी बताते थे, समझाते थे, आज के टाइम में आई थिंक दोनों माँ बाप अगर वर्किंग है तो वो एक टाइम नहीं मिल पाता अपने बच्चे को वो गाइडेंस देने का, ये समझाने का। वो अक्सर क्रेच में छोड़ दिया, या फिर कुछ देखा कि वो मेरी कलीग्स ने तो इसको अपने बच्चे को स्विमिंग में डाला है या स्केटिंग में, तो मैं क्यों नहीं, तो वो उस चीज़ में डालते जाते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग। मतलब वो उनको वो नहीं करा पाते कि व्हाट इज एग्जैक्टली
दैट चाइल्ड वांट्स, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े एक्स्ट्रा एक्टिव हैं, तो जब वो एक्स्ट्रा एक्टिव है तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें गैदर कर लेते हैं और बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं चीज़ों को। तो उस चीज़ को हम माँ बाप में कैसे आप वो चीज़ देखिए, पेरेंट्स बनना या माँ बाप बनना ना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। हाँ वही। और हम छोटी छोटी बातों की ट्रेनिंग लेते हैं। आपने ये काम सीखा, आप भी सोचते हो कि मैं इसमें और ट्रेनिंग लेके कैसे अच्छा कर सकती हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैंने भी लाइफ कोचिंग सीख रखी है, मैं और क्या बढ़िया कर सकता हूँ। पर क्या कोई पेरेंटिंग की ट्रेनिंग होती है? नहीं, कहीं नहीं होती। कोई हमारे किसी भी मतलब स्कूल के एजुकेशन में ये नहीं बताया जाता कि एक अच्छा पेरेंट्स बनने के क्या क्या नियम कायदे हैं, क्या कैसे आपको देखना है। और एक बच्चे को मनोविज्ञान के जरिए समझा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। बहुत कम पेरेंट्स को उसका नॉलेज होता है, और जिनको नॉलेज भी होता है वो इतना ज्यादा अटैचमेंट की वजह से, जैसे अभी आपने बोला कि उसका बच्चा स्विमिंग में गया तो मेरा भी जाएगा। अब उसके बच्चे ने गिटार सीख लिया, मेरा नहीं सीख पाया तो पीछे रह गया। वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे की अपनी कुछ लिमिटेशन है और कुछ उसके अंदर कैपेबिलिटीज है, कुछ उसकी खासियत है। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। हमने काफी ट्रेनिंग दी भी है। तो आप यकीन मानिए, जब हम ट्रेनिंग देते थे तो ज्यादातर पेरेंट्स इमोशनल हो जाते थे, रोते भी थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं अपने बच्चे के बारे में। हमने अपनी नजर से देखा उसको, कभी ये नहीं सोचा कि उसकी भी अपनी दुनिया है। तो उनकी ट्रेनिंग हो, उनको थोड़ी अवेयरनेस आए, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए। और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि जो आप चाहते हैं और जो आपका बच्चा चाहता है दो अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं जो एक स्टेटमेंट है ना कि मेरे सपने मेरा बच्चा पूरा करेगा, ये गलत हो जाता है। कई बार बच्चे के लिए गलत हो जाता है, उसके ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर आ जाता है कि मुझे करना ही पड़ेगा ये। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग इसका एक उपाय है, अगर वो की जाए तो। हाँ, वो चीज़ ठीक है। जैसे अभी आपने बात करी ट्रेनिंग की, जैसे आप ट्रेनिंग देते हो या फिर आप मतलब ऐसा काउंसलिंग देते हो पेरेंट्स को, थेरेपी काइंड ऑफ चीज़ अगर हम देखें तो वो शायद डिफरेंट हो जाएगा। वो अलग है। हाँ, वो अलग, काउंसलिंग अलग है। काउंसलिंग तो लेकिन जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, आपके पास पेरेंट्स आते होंगे, चिल्ड्रंस आते होंगे, मतलब आपको लगता होगा कि लोग मतलब फुल फ्लेज उस चीज़ में अपना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई लोग ये डर जाते हैं, अच्छा काउंसलिंग क्या ज़रूरत है, क्यों चाहिए। एक होता है ना, जैसे लोग कहते हैं आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि नहीं हमें नहीं चाहिए काउंसलिंग, हम क्या माँ बाप इनफ नहीं है तुम्हारे लिए। हम बच्चों के लिए भी होता है कि बच्चे अगर बोल दे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई वांट समबडी हु कैन काउंसिल मी, हु कैन गाइड मी, तो माँ बाप के कहते हैं कि नहीं ट्यूशन लगा देंगे, कुछ स्कूल पढ़ो, टीचर से बात कर लो, अपने भैया से बात कर लो, ये भैया इतने अच्छे हैं पढ़ाई में, ऐसे ऐसी चीज़ें बताते हैं। वो ये कभी नहीं करेंगे कि सपोर्ट करेंगे कि काउंसिल ले लो आप। तो वो आई थिंक वैसे भी लोग कुछ आते होंगे। जी, हमारा मेन काम काउंसलिंग से भी ज्यादा कोचिंग का रहता है। हाँ। तो एनएलपी या सबकॉन्शियस रीइंप्रिंटिंग की जो भी टेक्निक है उनके जरिए कोचिंग करना। काउंसलिंग से थोड़ा मतलब काउंसलिंग थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का हो जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। और पेरेंट्स को ना क्या, पेरेंट्स के ऊपर ना प्रेशर है सोसाइटी का। अगर वो चाहे भी कि मैं अपने बच्चे की चलो काउंसलिंग करा दूं या कोचिंग कराऊं, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा एक हमारी सोसाइटी का एक बड़ा एक बैरियर है कि वो आ ही नहीं पाते। कुछ आते हैं जो ये इसे तोड़कर आते हैं कि नहीं हमारे बच्चे का भला हो, भले उसके लिए कोई कुछ भी बोलता है, हम उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे अभी नीट का एग्जाम हुआ है, अभी रिजल्ट आने वाला है, कितने बच्चे टेंशन में हैं, प्रेशर में हैं। और कितने, अभी एक लड़की की मैं न्यूज देख रहा था, उसका रिजल्ट आने से पहले ही उसने एज्यूम कर लिया कि वो फेल हो चुकी है और उसने गलत कदम उठा लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर इनको जब तक सोसाइटी बैठ के डिस्कस नहीं करेगी कि चलो ठीक है हमारा टाइम तो निकल गया जैसा भी था, और अब शायद उस तरह से बच्चों को ना तो उतना वो, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे का इमोशनली बहुत कम हो गया है, उसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है वो, क्योंकि वो अकेला रहता है। पहले वो सबके साथ रहता था तो पूरा दिन वो लड़ता था, रोता था, हंसता था। अब वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील करता है, अकेलापन फील करता है। तो ऐसे टाइम पे तो जरूरी है कि उसको सही टाइम पर सही गाइडेंस मिले। हाँ, तो जैसे अभी आपने बताया कि हाँ काउंसलिंग के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोसाइटल प्रेशर है, हर पेरेंट्स पे ही नहीं बच्चों पे भी है कि ये मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा। ये एक प्रेशर जो एक आई थिंक लोगों ने बना रखा है कि चार लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लेकिन अब जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कि ये चार लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें भी पड़ता है। जी बिल्कुल। हम भी सोचते हैं अगर कोई चीज़ हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते होगे, आपको लगता होगा कि चार लोग क्या कहेंगे, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी फैमिली अगर देख लेगी या फिर कोई मेरा अगल बगल का देखेगा तो क्या
क्या कहेगा, देखो क्या कर रहा है अब। तो वो एक होता है ना कि हमारे अंदर भी है वो चीज़ कि लोग कहते हैं कि 4 लोगों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। तो उस चीज़ को मतलब आप कैसे कैटर करते हो चीज़ों में? नहीं, जैसे आपने यूट्यूब की बात की तो मैं आपको बिल्कुल रियल एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि अगर मुझे ये बात 10 साल पहले पता होती तो लाइफ चेंज हो सकती थी। मैंने 5-7 पॉइंट उसमें डाले। उसमें एक ने कमेंट कर रखा है कि बोलने की बात है, आपकी अपनी लाइफ में तो आप फेलियर हैं। तो वो मुझे जानता नहीं, उसको मेरे काम के बारे में नहीं पता, उसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उसने उस वीडियो को देखने में टाइम लगाया, फिर नीचे एक कमेंट करने में भी टाइम लगाया, क्योंकि उसको शायद उसी में प्लेजर मिल रहा था। वो उसी में खुश है। अगर हम ऐसे देखने लगे और अगर हम एक एक व्यक्ति को जवाब देने लगे या उसकी बात सोचकर हम काम करने लगे तो हम नहीं कर पाएंगे। कुछ हमें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर मैं ये ना सोचूं कि कोई क्या सोच रहा है तो मैं कुछ ऐसे काम भी कर सकता हूँ जो इलीगल है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बांध के रखने के लिए भी जरूरी है। एक अच्छे सिटीजन के तौर पर मुझे पता होना चाहिए कि मेरे काम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये मुझे मेरे टैलेंट को आगे बढ़ाने से ना रोके। बस एक साउंड बैलेंस की तरह मैं इसको यूज करूं तो मैं काफी गलत काम करने से खुद को रोक सकता हूँ कि भाई लोग पता नहीं क्या कहेंगे। पर अगर मैं हर जगह पे इसको लगा लूं तो मैं अपनी मनमर्जी की लाइफ जी भी नहीं पाऊंगा। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हाँ, यही वाला पॉइंट है, जैसे साउंड बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में। जैसे कॉर्पोरेट में वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वैसे सेम हमारे थॉट्स में भी बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए लोग कहते भी हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे योगा करो, आप मेडिटेशन करो, तो कुछ चीज़ें ये हेल्पफुल रहती हैं चीज़ों में। तो जैसा अभी हमने बात करी यंग यूथ के लिए, तो अगर हम अब बात करें रिलेशनशिप पे, तो आज के टाइम में रिलेशनशिप इधर इट्स लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो फेलियर में ही काउंट हो रहा है। कहीं ना कहीं वो कोई एक डिस्ट्रैक्शन है या फिर ऑप्शंस बहुत हैं लोगों के पास एक्सप्लोर करने का, तो वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मैटर ऑफ कंडक्ट बन चुका है कि लोग आज के टाइम में अगर थोड़ा सा भी कहाँ सुनी हुई तो वो डाइवोर्स पे जानी है सीधे। वो कोई ऐसा सेटलमेंट नहीं है, या फिर वो पहले वाला कोई एक थॉट नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एडजस्टमेंट होगा, वो एक थॉट नहीं है। तो उस चीज़ पे आपकी क्या टेक होगी? आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि एक तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। दूसरा क्या है ना, कंपैरिजन। हम जिस इंसान से शुरू में मिलते हैं, जितना क्रेज, जितना हम उसके फैन उस टाइम पर होते हैं, अगर हम 50% भी बचा के रखें ना उस क्रेज को रिलेशनशिप में, तो कोई भी रिश्ता टूटता नहीं है। हमें क्या लगता है कि अब वो मुझे मिल गया, अब इससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं। दूसरा आपने बोला लव मैरिज। लव मैरिज में मैं सिर्फ बोल दूं, नाम दे दूं कि मैंने लव मैरिज की है, उससे ये साबित नहीं होता कि एक्चुअल में वो लव मैरिज भी थी कि नहीं। अगर मैंने लव मैरिज में भी कैलकुलेशन की है कि हाँ ये मेरे लिए इस तरीके से ये एक लाइफ पार्टनर के तौर पे सही रहेगा, तो कुछ दिनों के बाद जो रियलिटी आती है वो बहुत अलग होती है। तो लव मैरिज में भी एक्चुअल में लव है तो आप कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, एडजस्ट भी करेंगे, आप सरेंडर भी करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है, आपकी ईगो छोड़नी पड़ती है, आपकी आदतें छोड़नी पड़ सकती हैं, आपके कुछ विचार है जो आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। और अगर आप ये पकड़ के रखें कि नहीं मेरी ही चलेगी इस रिश्ते में, मैं ही इसको ड्राइव करूंगा, तो चाहे वो लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, वो भले ही अनाउंसमेंट ना हो उसके टूटने की, और वो अंदर अंदर टूट चुकी होती है। तो रिश्ता कोई भी है, मतलब आपका अपने पेरेंट्स के साथ भी है या अपने दोस्तों के साथ है या कोई लाइफ पार्टनर है, हर रिश्ता आपसे सरेंडर मांगता है। किस चीज का? आपकी ईगो का सबसे पहले, आपके एंगर का, आपकी बहुत सारी लालच का। वो सरेंडर आप करने को तैयार है, और सामने वाला भी अगर उसकी तरफ कदम बढ़ा ले तो रिश्ता ठीक है। और अगर दो रास्ते अलग अलग है, वो उसे इधर खींच रहा है, वो उसे इधर खींच रहा है, तो फिर टूटेगा ही। तो ये मतलब जो ये आपने बोला, तो आप इस चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ में भी आई थिंक एग्जीक्यूट करते होगे, क्योंकि आई थिंक हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें बोलना ही है, हमें वो करना भी है, क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं तो लोगों को लगेगा कैसे कि नहीं कि हम लोग। तो जैसे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे अभी मैंने रिलेशनशिप या लव लाइफ पे बात करी, तो जैसे रिसेंटली केस है हमारे पास धनुश्री और यूजी का, आपने देखा होगा। तो वो एक टाइम था जब सोशल मीडिया पे ही ग्रो हुआ, सोशल मीडिया से ही मिले, सब कुछ हुआ, सोशल मीडिया पे ही दे अनाउंस देयर डिवोर्स आल्सो। कुछ भी ऐसा पर्सनल नहीं रखा, 2-3 साल का वो रिलेशनशिप या शादी कह लो आप, जो उसको स्टेटमेंट। तो वो कैसा एक रिश्ता था जो एकदम से लाइक विद इन सेकेंड्स, मतलब वो होता है ना 3 इयर्स तो कुछ टाइम ही नहीं है, 7 इयर्स एटलीस्ट। आप जब 7 जन्म का वो भी लेते हो तो 7 इयर्स तो एक पॉइंट बनता है, बट वो भी नहीं था। तो वो 3 साल में ही सब चीज़ें खत्म भी हो गई, जुड़ी और खत्म भी हो गई। तो वो कैसा टेक होगा? मतलब पहली बात तो ना मुझे लगता है जितने भी सेलिब्रिटीज की लाइफ हम देखते हैं ना, हम उतना ही जान पाते हैं जितना वो हमें बताते हैं।
और जैसे मैं देख रहा था जब आपने जिस इंसिडेंट की बात की कि कुछ लोग तो चले गए मेल की साइड कि नहीं भाई लड़का बहुत सही था, लड़की ने गलत किया लड़की ने है। गलती। कुछ लोग कह रहे थे नहीं लड़की सही है, लड़के ने गलत किया है। पर क्या हमें एक्चुअल में पता है क्या हुआ है? हाँ, कई लोग ने बोला उसने फेम के लिए यूज किया। नहीं, क्या हमें सच में पता है ऐसा नहीं, हुआ हमें है? तो कुछ नहीं पता हमें नहीं, कुछ भी। रियलिटी। हाँ, अब हम यहाँ बैठ के मैं बोल दूं जी चहल ठीक था, कोई बोले जी नहीं वो उस लड़की ठीक थी, दोनों में से हमें सच में नहीं पता कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं थी, पहली चीज। हाँ, दूसरा ये कि हम इतना इंटरेस्टेड रहते क्यों हैं? अपने रिश्ते बिगड़े पड़े हैं और हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है और किसने उसे क्यों छोड़ दिया। अगर आप देखो तो क्या इस नॉलेज से कि दोनों में से किसकी गलती थी, मेरी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट हुई है बताइए? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमने उस पर पूरा ध्यान लगा रखा था। मतलब अभी वो धनश्री जब भी कोई फोटो डालती थी नीचे लोग कमेंट पे पूरा क्यों धोखा दिया उसको, क्यों किया। तुम हो कौन भाई? तो तुम कौन हो जो उसे बताने वाले? और तुम्हें पता कैसे है कि उसने धोखा दिया भी है कि नहीं? हाँ, एक्चुअली ना हमें ये पता कि चहल ने दिया, ना हमें पता कि उसने दिया। हम तो बिल्कुल एक उनकी दुनिया से बहुत अलग है हमारी दुनिया। हम तो बस कमेंट देख रहे हैं और कमेंट सुन रहे हैं, जो उन्होंने बोला वो हम सुन वो हमने मान लिया। आप कुछ सीखने के लिए अगर उस रिश्ते को देख रहे हैं तो आप ये सीख सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें शायद शादी से पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है, जो उन्होंने शायद नहीं की होगी। तो वो आप सीख सकते हैं। लेकिन वैसे इस पे पूरा ध्यान लगाना कि किसका अफेयर किसके साथ है, ये हमारा सिर्फ टाइम खराब करेगा। तो इन चीजों से बचना चाहिए। बाकी जिसकी गलती है नहीं गलती है वो दोनों ही जानते हैं। दोनों ही जानते हैं। हाँ, तो जैसे अभी अपने सोशल मीडिया की रिलेशनशिप पे बात करी, तो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो आज के टाइम में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदर इट्स बीइंग द फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज़, हम कुछ भी कह लें, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक एड ऑन होता है कि हमारे पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, थ्रू दैट वी कैन अर्न। तो आपकी लाइफ में इन लोगों का क्या मतलब रोल टेक है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं भी ये वीडियो अगर मेरे यूट्यूब पे जाएगी तो मैं भी चेक करूंगा कि इस पे कितने व्यू आए हैं, कैसा कमेंट आया है। ये गलत नहीं है। गलत क्या है कि अगर नहीं आए व्यू तो मैं बनाना बंद कर दूं, या किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो मैं टेंशन लेके बैठ गया। नहीं, अगर आपने कोई भी अपनी फोटो, कोई भी अपना विचार, कोई भी वीडियो अगर आपने सोशल मीडिया पे डाल दी तो पब्लिक की है वो, उस पर कोई जो मर्जी चाहे कमेंट कर सकता है। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ। और अगर आप इस खेल को खेलना ही चाहते हैं तो आपको उसके नियम भी जानने पड़ेंगे कि भाई कैसी वीडियो चलती है, कैसे टॉपिक पे बनाऊं, तो वो तो जरूरी है। लाइक काउंट करने में दिक्कत नहीं, दिक्कत है अगर लाइक कम आ गए तो फिर मैं अपना खाना पीना छोड़ दूं, टेंशन ले लूं, वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे अभी हमने ये बात करी लाइक कमेंट्स वगैरह की, तो आपके पास आज तक जो सबसे बेस्ट कमेंट और सबसे वर्स्ट कमेंट क्या रहा है अभी तक? बेस्ट तो यही रहता है जब कोई मेरी एजुकेशनल वीडियोस को देख के बोलता है कोई कि मैं एग्जाम के बिल्कुल पहले मुझे नहीं मिला था कंटेंट, ये आपकी वीडियो से मिला है और मैंने उसके बाद एग्जाम दिया और मैं अच्छा करके आया, तो वो सबसे बढ़िया लगता है। किसी ने अगर लिख दिया कि हाँ आपने जो बोला है मेरी लाइफ में भी रिलेट हुआ और मुझे इससे ये सीखने को मिला। और खराब तो आते रहते हैं, कभी कोई बोलता है कि ये जो बता रहे हो मुझे पता है पहले से, तुमने कौन सा नई बात बता दी। और ये बात बताने की इसलिए नहीं है कि आपको नहीं पता, ये तो रिमाइंडर है आपके लिए कि आप इन्हें याद रखें और इनको लागू करें अपनी लाइफ में, इनको अप्लाई करें। तो ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो हाउ योर फैमिली सपोर्ट्स यू? लाइक फैमिली को तो उनको तो ये लगता है कि हाँ जो भी करे अच्छा करे। अगर वीडियो आती है तो देखते हैं उसको और अपना कमेंट भी देते हैं कि हाँ इसमें ये सही नहीं था, या इसमें ये अच्छा हो सकता था, या इस टॉपिक पे बनाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, इस पे बनाई तो मज़ा नहीं आया। तो हाँ चलता रहता है। मतलब ये डिस्कशंस वगैरह होते रहते हैं घर में प्रॉपर, मतलब हाँ बिल्कुल, दे विल सपोर्ट। हाँ पूरा। हाँ, तो जैसे आपके फादर क्या करते हैं, मतलब अगर? वो राजनीति में। अच्छा, वो राजनीति में, तो आपका मन नहीं हुआ उसमें? नहीं, मेरा कभी नहीं था। मैं एजुकेशन की लाइन में ही, और उसके बाद फिर अब यूट्यूब और ये सब। ओके, तो ये इंटरेस्ट आपका बहुत पहले से था कि आपको कुछ ऐसे डिफरेंट ही जाना है, या फिर मतलब जैसे होता है नहीं, ना वो शुरू से था। मतलब पहले शुरुआत हुई थी कि टीचर बनेंगे, तो जब जैसे जैसे वो नज़दीक आता गया दिन की हाँ टीचर बनने वाले हैं, तब लगा नहीं प्रोफेसर बनेंगे। तो प्रोफेसर बन गए, तब लगा नहीं यहाँ भी कुछ संतुष्टि नहीं मिली, कुछ और करेंगे। तो फिर राइटिंग शुरू की, फिर वीडियो बनाना शुरू किया। तो यही था कि कुछ अलग करें, तो जो कंटेंट है आप खुद ही लिखते हो? खुद ही? हाँ जी, हाँ खुद ही प्रॉपर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो हेल्प करता हो लिखने में? अभी तक तो सब खुद ही होता है। ठीक है, तो जैसे आप व्यूअर्स को ये भी बता सकते हो कि जैसा आपने अभी बोला कि आपका प्रोफेसर हुआ, मतलब टीचर हुआ, देन यू प्रोफेसर, तो एक एम होता है धीरे धीरे चलने का। लाइक इट्स नॉट अबाउट कि आप सीधे 1 से 10 पे पहुंच जाओगे।
यू हैव टू गो 1 2 3, धीरे धीरे कोई भी चीज़ होती है, तो आप वो व्यूवर्स को बता सकते हो कि हाउ दे कैन डू दैट। नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, मैं कोई बताने वाला कोई नहीं होता, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर हाँ, सकता हाँ, हूँ बिल्कुल। कि अगर आपको कोई एक टारगेट आपने फिक्स किया है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए। रातों रात सफलता रेयर केस में मिलती है, और वो मिल भी जाती है तो उसे बना के रखना बड़ा मुश्किल है। और कोई भी प्रोफेशन अच्छा और बुरा नहीं होता, आपको अमीर और गरीब हर प्रोफेशन में मिल जाएंगे। आप किसी भी लाइन में चले जाइए, आपको उसमें सफल और असफल, अमीर गरीब, सुखी और दुखी, दोनों तरह के लोग मिलेंगे। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देखिए कि कहाँ गलती थी। क्या मैं गलत लाइन में आ गया किसी से इम्प्रेस होके, या मैंने वो ज़रूरी स्किल नहीं सीखे जो इस लाइन के लिए रिक्वायरमेंट्स थी। अपने आप की स्टडी कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई आपको बता सकता है, उससे बात कीजिए। क्योंकि आज के टाइम पे तो किसी से कनेक्ट होना इतना मुश्किल नहीं रहा। आज तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई सर्टिफिकेट करना है, कोई प्रोग्राम करना है मुझे उसके लिए, तो वो कीजिए। दूसरी बात, किसी को देखकर प्रभावित होकर कोई काम मत चुनिए, चाहे वो कोई भी काम हो। आपके अंदर से अगर आवाज़ आए और आपको लगे कि मैं इस काम को बिना पैसे भी कर सकता हूँ, बिना टाइम देके कर सकता हूँ, वो काम आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। पैसे मिले, वो तो आपको लगे कि वो तो एक मतलब प्लस पॉइंट है, और अगर मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी मैं इस काम को कर सकता हूँ, उस काम में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे आजकल के लोग लेकिन थोड़े मनी माइंडेड हैं, दे वांट टू डू। पैसा तो चाहिए लाइफ में, जरूरी हाँ, है, पर सिर्फ पैसा अगर आपका मोटिवेशन है किसी भी काम में, तो आप उस काम में उतना ही देंगे जितने से पैसा आता रहेगा बस। ओके, हाँ। थोड़ा अगर आपका दिल भी है उस काम में, अगर आप उसे करना ही चाहते हैं, तो फिर आप पैसा तो आएगा, बढ़िया पैसा आना भी चाहिए। आप और मैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ से अरेंज हाँ, कर हाँ, पाएंगे? obviously, हाँ। पैसे की वजह से होता है सारा काम। तो पैसा आपको फ्रीडम देता है, आप अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हैं। हाँ। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, ईमानदारी से कमाइए, जी भर के कमाइए। हाँ, ये पॉइंट। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आप लाइफ कोच ये सीखे, तो कोई ऐसी बुक आप सजेस्ट करते हो लोगों को? जैसे हमारे पास भी बहुत बुक हैं, तो हम लोग कुछ पढ़ते रहते हैं, तो जैसे कोई ऐसी बुक जो आप सजेस्ट करना चाहते हो ऑडियंस को, जो यंग यूथ है, सो दैट दे कैन इंस्पायर लाइक फ्रॉम दैट बुक। और कुछ चीज़ें होती है ना जो बुक्स में लिखी होती हैं, कहीं ना कहीं बुक्स तो बहुत हेल्प करती है रीडिंग करने में, वोकैबुलरी इंक्रीज करने में, तो वो चीज़ें आपको ये ऐसी। मैं एक किताब जरूर रिकमेंड करूंगा, आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बड़ी फेमस किताब है, और मेरे ख्याल से 100-120 रुपए की आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। इस किताब को पढ़िए, और उस किताब को पढ़ने के बाद उसे रिलेट करके देखिए अपनी लाइफ के साथ। सबसे पहली किताब अगर आपको कोई पढ़नी चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में अपने माइंड को समझना चाहते हैं, तो ये पहली किताब है। इसके अलावा तो बहुत सारी किताबें, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद और बताएंगे आपको। तो अभी तक आपने कितनी किताब पढ़ी होगी, कुछ आइडिया? ऐसे काउंट नहीं, लेकिन मैं रफली आपको बताऊं तो माइंड पे मैं कम से कम 60-70 किताब पढ़ चुका हूँ। माइंड माइंड्स पे, सबकॉन्शियस माइंड पे, उसकी क्या पावर है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, इस पे। ओके, तो एक दो और बुक्स जो अगर आप साइको साइबरनेटिक्स एक किताब है, ओके, डॉक्टर मैक्सवेल की किताब है। वो प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखी है बिलीफ सिस्टम के ऊपर। ओके, साइको साइबरनेटिक्स, इसके लिंक नीचे हम डाल देंगे, उसका नाम भी डाल दूंगा। वो किताब आप पढ़ सकते हैं, पर पहले पढ़िए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, फिर आप इस किताब पे आइए। फिर एक किताब है यू कैन हील योरसेल्फ, उस किताब को पढ़िए। ये 3 किताब पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका जो दिमाग है, वो एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है, और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। हाँ, और ये भी बता दीजिए कि कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कभी हाँ, 1 महीने में एक पढ़ना पढ़ लिया। पढ़ना है, और उससे सबसे बड़ी बात पढ़ने के बाद अप्लाई करना है। एक किताब के अगर आप एक टेक्निक को भी, मतलब उसमें 10-12 बताई जाती है, एक मैं एवरेज चलूं, एक को भी अगर आप पकड़ के चले तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे पढ़े बुक्स, सर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे देंगे इनको। दूसरी चीज़, जैसे अभी हमने बुक्स की बात करी, चीज़ों की बात करी, तो कैसे कैसे लोगों से अभी तक आप मिले हो? लाइक ओल्ड एज पीपल भी होते हैं, या फिर सिर्फ यंग एज जनरेशन है जो अभी आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते होंगे? तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आया हो आपके पास कभी ओल्ड एज पर्सन से कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये हमें क्यों बता रहे हो? कुछ ऐसा होता है ना, लोग थोड़े शुरुआत में आता है जब आप कहीं, मान लो स्ट्रेस मैनेजमेंट की मैं ट्रेनिंग देता हूँ, हाँ, तो अगर मैं उसमें गया तो सबसे पहला तो ये आता है कि ये हमें क्या सिखाएगा। अगर कोई एक बिलीफ सिस्टम बना के बैठा रहता है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो समझते हैं कि जो मेरे पास था वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, कोई नया व्यक्ति आया तो वो अपना बता रहा है, उसके पास अपनी नॉलेज है,
तो कुछ लोग जो खुले दिमाग के होते हैं वो सुनते वो हैं, तो हाँ और जिसको नहीं सुनना तो उसके सामने तो खुद ब्रह्मा भी आके बैठ जाए, उनकी भी नहीं हाँ सुनते। उनकी तो वो अपने बिलीफ सिस्टम को ही फाइनल मान के चलते हैं। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम अपने पर्सनल बिलीफ सिस्टम को यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, हाँ जो मुझे लगता है वही सच्चाई है। सच्चाई है। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, शुरुआत में उनका अलग एटीट्यूड होता है, बट पर अगर धीरे वो धीरे बैठ जाते हैं तो फिर वो सुनते हैं तो उनको लगता भी है, इवन आके बोलते भी हैं कि जब आप आए तो हमें लगा था कि नहीं, क्या मतलब ऐसे क्या बता देंगे, हमें इनसे ज्यादा पता है, इसकी जितनी एज है उतना तो मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, टाइम के साथ मुझे लगा कि नहीं, आपने जो बताया वो मुझे नहीं पता था। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जो आपने अनुभव किया वो मुझे नहीं पता, तो मिलकर ही हम इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे बेटर लाइफ को जिया जा सकता है। तो ऐसा कोई रोल या कोई इंस्पिरेशन ह्यूमन है जो जिससे आप इंस्पायर्ड होते हो, या फिर जिसको आप देखते हो तो डेली कुछ ना कुछ वो नया करता है, तो देन यू थॉट कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ। मैं अगर फैन रहा हूँ तो सचिन तेंदुलकर का बहुत, मतलब आज भी उनको एडमायर करता हूँ कि कितनी यंग एज में उनको सफलता मिल गई है। हाँ हाँ उन्होंने कभी किसी तरह का विवाद अपने साथ जुड़ने नहीं दिया, किसी तरह का कोई उनका, आप देखिए फील्ड पर उनका बिहेवियर और फील्ड के बाद का बिहेवियर किस तरह उन्होंने बैलेंस किया है, और अपने गेम के जिस फील्ड में वो गए उसके वो मास्टर बोले गए हैं। मतलब उनको उस गेम का हर एस्पेक्ट का पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फील्ड के हम सचिन तेंदुलकर बने। हाँ क्यों, अब क्रिकेट के बारे में उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, मतलब उनका दिमाग दिन रात क्रिकेट के बारे में सोचता था जब खेलते थे, और उनको एक एक चीज पता थी कि कौन सा गेंदबाज है, ये कैसी गेंद मुझे डालने वाला है, मुझे कैसे इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। इवन आप उनकी लाइफ को उठा के देखेंगे तो हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो वो उन जैसा बनने की कोशिश इंस्पिरेशन अपने फील्ड में। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि जैसे अभी रिसेंट जो एक केस आया 14 इयर्स गाय दैट वैभव सूर्यवंशी, हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ब्रेक हाँ, किया है बिल्कुल। कि वो और भी यंग एज में वो आए, तो वो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि उस बच्चे में कितना क्लैरिटी है हाँ। कि उसको क्या बनना है, वो स्टिक रहा, और उसके माँ बाप की जो स्टोरी है वो भी काफी स्ट्रगल वाली है। बिल्कुल। तो जैसे ये भी होता है कि जो लोग थोड़े से मैं क्या कहूँ उसमें बैकवर्ड एरिया में होते हैं, उनके बच्चे थोड़े ज़्यादा जल्दी अच्छे से सक्सेस और वैल्यू समझ पाते हैं। आज की जो जेनजी जनरेशन है वो वैल्यू में थोड़ा सा कम रहती है, उन्हें नहीं पता कि हाउ देयर पेरेंट्स आर अर्निंग अनटिल अनलेस दे कांट गो, मतलब वो अगर वो स्ट्रगल ना देखें कि बस में कैसे माँ बाप पहले ट्रैवल करते थे, है ना। आज के टाइम में तो कैब है हमारे पास, हम तुरंत रैपिडो बुक करते हैं, तुरंत बाइक से निकल जाते हैं। पहले वो कैसे रिक्शे से जाते थे, पैदल चलते थे, ज़्यादा मील कवर करते थे उससे। तो वो एक कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल वाला पॉइंट है कि जो लोगों को नहीं पता जेनजी को, और उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करी है उनको बनाने में। तो उसमें आपका क्या टेक होगा? मतलब नहीं, बिल्कुल देखो, जनरेशन गैप तो रहता ही हाँ, है ना। हाँ। अभी आप और मैं जिन चीज़ों को बोलते हैं ना कि ये एडवांस टेक्निक अपने पास है, आज से 20-25 साल के बाद जब आप किसी यंग एज में उस टाइम के बच्चे के साथ हाँ। बैठेंगे ना, तो आपको बोलेगा कि आप इस माइक में रिकॉर्ड करते थे, आपकी आवाज़ ऐसी आती थी, आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी खराब थी। हाँ। क्योंकि उनके टाइम पे और एडवांस आ चुका एडवांस होगा। हो चुका होगा, तो ये हाँ। तो हमेशा चेंज होता रहेगा। आज हम जिस चैट जीपीटी को मानते हैं कि बहुत एडवांस टेक्निक आ गई, हाँ। आज से 20 साल बाद बच्चे बोलेंगे कि आप चैट जीपीटी यूज करते थे, इतने बैकवर्ड थे आप, क्योंकि उनके टाइम तक कुछ और आ कुछ चुका और आ होगा। चुका होगा, हाँ हाँ। रही बात फिर स्ट्रगल की, कि बच्चे ने देखा ही नहीं, बेचारे ने, उसने ना तो पैदल चल के देखा, ना उसने वो बैलगाड़ी देखी, तो अब आप उससे वो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो उस पेन को समझ पाएगा। समझ पाएंगे। आप उसे आज के टाइम में जो वैल्यूज रिक्वायरमेंट है वो आप उन्हें डालने की कोशिश कीजिए। वो उनको स्टोरी टेलिंग के जरिए या जैसे भी, माँ बाप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कैसे वो बच्चे को सिखाता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा तो उनकी गलती है, वो पैदा ही उस टाइम पे हुए जब ये चीजें नहीं थी। तो ये तो जनरेशन का गैप है और चलता ही रहेगा हमेशा। हाँ ये तो है, लेकिन जो पॉइंट है वैल्यू का, आई थिंक उनको वो पेरेंट्स को सिखानी पड़ेगी। पेरेंट्स और स्कूल दो बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं शुरुआती एज में। तो अगर पेरेंट्स बच्चे के सामने ही कुछ ऐसी बातें करता है, जैसे मान लीजिए हम बच्चे को बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, और एकदम से किसी का फोन आकर मैं उस फोन पे झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं यार मैं तो बाजार में था, मैं तो, वो बच्चा जो सुन रहा है उससे ज्यादा असर होता है जो दिख रहा है उसे। हाँ। तो दिखता तो उसे जो है वो उसको सीखता है। तो आप किसी बच्चे के अंदर अगर गुस्सा देखते हैं, किसी बच्चे के अंदर अगर आप जिद देखते हैं, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, उनके माँ बाप में से किसी एक का बिहेवियर पैटर्न है तो उसने अपने आप को एडॉप्ट कर रखा है। वो मानते नहीं है कि ये हमारा है, कि ये नहीं, ये पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया। और अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो उसने वहां से ही उठाया है, वो अपने घर से उठाया है, दादा दादी या मम्मी पापा कहीं से उसने वहीं से लिया है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी करना है, उसने वहीं से सीखा है। और ये बात हमें जिम्मेदारी के साथ माननी पड़ेगी
कि हमारे बच्चे जो भी वैल्यू सीखते हैं वो हम उसमें हमारा बड़ा योगदान रहता है। तो पहले हम खुद से वैल्यू सिस्टम को अपने घर परिवार में लागू करें तो धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। ठीक है, तो अब मेरा आपसे आज क्वेश्चन होगा कि जैसे आज मदर्स डे है 11th में, सो मदर्स डे के लिए लाइक मैं आपसे पूछूंगी आपकी मामा का रोल कितना रहा है आपकी लाइफ में? माँ तो हमारी पहली शिक्षक होती है, पहली टीचर होती है। तो जो भी बच्चा सीखता है बहुत सारे बिहेवियर के चाहे बिहेवियर एस्पेक्ट हो या और भी लाइफ की बातें, माँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने भी अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ तक अगर मैं आया हूँ क्योंकि मेरा दिल्ली जब एडमिशन हुआ था तो उस टाइम उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था कि हाँ इसको दिल्ली भेजो, जबकि इतना बाकी लोग नहीं चाहते थे कि मैं दिल्ली आऊँ। सबको था कि वो क्षेत्र में पढ़ता था करनाल के पास ही कि वहीं पर एजुकेशन नजदीक है करके, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिल्ली ठीक है, दिल्ली जाएगा तो और कुछ बेहतर कर पाएगा। तो माँ तो हमेशा आपकी लाइफ में खास रहती है और बहुत कुछ आप सीखते हैं, चाहे वो आपको पता भी नहीं होता। अगर आप मुझे अभी पूछ लेंगे कि क्या सीखा है तो हो सकता है मैं आपको बता ना पाऊँ, पर ऐसा नहीं होगा कि मैंने नहीं सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। अच्छा, तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ों पे, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? लाइक जैसे अभी आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया के थ्रू, और आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी करते हो, वर्कशॉप्स वगैरह जो होते हैं कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे, तो उसके अलावा कोई प्लान है जो आपको एक वर्टिकल ऐड ऑन करना चाह रहे हो अपने में? एक तो मैं अगर बात करूँ यूट्यूब की तो मैं पॉडकास्ट शुरू करना चाहता हूँ और वो भी थोड़ा रियलिस्टिक टाइप, ग्राउंड पर जाकर, और कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जो शायद किसी ने उनसे पूछा ही नहीं जाके, पर उनके पास कुछ अपने हैं अनुभव है उनके पास जो शेयर करना चाहते हैं, तो उनसे मैं मिलूं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी, अगर आपकी लाइफ में या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कहानी आपको लगता है कि शेयर की जानी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको बुलाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल कहानियों से, रियल इंसिडेंट से लोग ज़्यादा सीखते हैं। हाँ। तो हम उन तक पहुंच पाए, उन तक माइक पहुंच पाए जिनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो ये मेरा प्लान है। दूसरा, कुछ ऐसे कोर्सेज मैं लाना चाहता हूँ जो मेंटल हेल्थ के ऊपर हो और आप ऑनलाइन बैठकर भी बहुत कुछ सीख पाओ, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें कि सबको मेंटली फिट होना जरूरी है। फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है पर मेंटल फिटनेस भी जरूरी है, उस पर भी काम करें। हाँ, जैसे अभी एक नया टॉपिक मेरे पास आ गया, मेंटल, जैसे आपने बात करी मेंटल हेल्थ के बारे में, तो जैसा अगर हम आज के टाइम में देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस एक ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉइजन का काम कर रही हैं। मतलब लाइक बहुत ही यंग एज में लोग अपनी लाइफ को लॉस कर दे रहे हैं ड्यू टू सुसाइड और समथिंग, क्योंकि उन्हें डिप्रेशन हो जा रहा है, एंजाइटी। वर्क प्लेस पे अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो हमें एंजाइटी होने लग रही है, हमें नींद नहीं आती है। तो उस चीज़ के लिए मतलब आपका क्या टेक होगा? क्योंकि जो डिप्रेशन है वो तो आई थिंक बहुत ही बिगर लेवल पे अब आ चुका है। नहीं, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो जिसका तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है, उन पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी डेली रूटीन की अपनी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उन पर अगर बात करें तो कुछ चीज़ें होती है जो मेरे कंट्रोल में होती है, कुछ होती है जो मेरे में नहीं होती। हमेशा हमारा जो स्ट्रेस होता है वो उसके लिए होता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वहां पर तो हमें स्वीकार ही करना पड़ता है कि मैं जैसे आपसे मैं क्या बिहेवियर करूंगा ये मेरे कंट्रोल में है। हाँ। आप मुझसे क्या करेंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ। तो अगर मैं स्वीकार करूं कि मैं अपना कंट्रोल करूं, यानी मैं जो बिहेव करता हूं उस पर मैं पूरा फोकस डाल दूं, सामने वाला क्या करते हैं उसको मैं एक लर्निंग की तरह लूं और उससे आगे बढ़ूं। आपने बात की कि काम की जगह पर हमें टेंशन होती है, तो वहां भी सेम बात है। कई बार आप काम करेंगे, आपका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। अब आप उसमें टेंशन भी लेंगे तो भी वो क्रेडिट वापस नहीं देगा आपको। तो आप अपनी लाइन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सारा कुछ आपके हाथ में कभी नहीं आ सकता। हाँ। और जिस चीज की आपको टेंशन है, मैं सबसे पूछता हूँ जो भी टेंशन आपको है आप उसको एक स्कोरिंग दे दीजिए, 10 में से कितना देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया जी मुझे तो 10 में से 8 है, इसकी इंटेंसिटी मुझे 8 है। तो अब आप एक सवाल पूछिए कि क्या सेम टेंशन जो आप जब अभी आपको परेशान कर रही है, क्या अभी दुनिया में किसी और के पास नहीं होगी? तो आपका जवाब आएगा कि होगी। तो क्या वो भी सेम आपकी तरह परेशान होगा? नहीं, हो सकता है मुझसे ज्यादा हो और हो सकता है मुझसे बहुत ही कम हो। तो इसका मतलब आपकी टेंशन आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी पे है, आपने उसे बहुत ज्यादा अपने दिमाग में बना रखा है। तो आप कोशिश कीजिए कि उससे निकलने के लिए क्या एक्शन कर सकते हैं। जो विदाउट एक्शन है ना वो आपको स्ट्रेस देता है, यानी हम सोचते रहते हैं करते कुछ नहीं। हाँ। छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू कीजिए, एकदम सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आपकी स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी। दूसरा, फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए, वर्कआउट कीजिए, शाम को सुबह घूमना शुरू कीजिए, उससे भी काफी हेल्प मिलती है। तो एक लास्ट है, बस आप हमारे ऑडियंस को और व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप TWF के
प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आए, आई नो थोड़ा सा इधर उधर हुई चीज़ें, बट दैट्स फाइन, वो आई थिंक वो चलता रहता है, क्योंकि हमें भी उतना आइडिया नहीं है, हम भी अपनी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे TWF की ऑडियंस को या फिर अपने व्यूवर्स को जो आपका ये पॉडकास्ट देखें? मैं तो सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो अपने इमोशनल हेल्थ पर काम कीजिए, फिजिकल हेल्थ पर काम कीजिए, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। किसी दूसरे की लाइफ में किसी को गलत बोलकर, किसी को नेगेटिव कमेंट करके या किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में ताक झांक करके हमारी लाइफ में कुछ भला नहीं होने वाला। आप करके देख लीजिए, तब आप मान जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, देखिए इस प्लेनेट पे हम सबका एक लिमिटेड टाइम है। थोड़े साल का अंतर पड़ सकता है, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, लेकिन जाना सबको है। तो ये ऐसा कूपन है जिसका रिचार्ज ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है नहीं। तो जितनी देर अपने पास एक कूपन की वैलिडिटी है, इसे भरपूर जिए, दूसरों को जीने दे, और जितना हो सकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और गलतियों से सीखते रहे। कुछ भी चीज आपको जो लगता है ना कि ये एंडिंग है लाइफ की, कुछ भी अंत नहीं होता। आपका ब्रेकअप हो गया होगा तो भी आपको लगेगा कि अंत हो गया, इसके बाद दुनिया खत्म हो गई, कुछ नहीं। 2-3 साल के बाद आप देखेंगे कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, तब आप हंसेंगे पुराने रिश्ते पे कि मैं उसके लिए इतना परेशान था। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, लाइफ चलती रहेगी। आपको उस लाइफ में अपने इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और अपनी सराउंडिंग की चिंता करके उनके साथ जुड़ के, अपने परिवार के साथ जुड़ के आगे चलते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। तो कहीं भी ऐसा लगे आपको ये लाइफ का अंत है, तो आप बस एक बात मेरी सोच लीजिए, जो भी यहाँ बैठा है, जो भी बात कर रहा है, उसने भी बहुत कुछ अनुभव किया होगा। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े महान लोग, सबके ब्रेकअप भी हुए हैं, फाइनेंशियल उनका नुकसान भी हुआ है, लोगों ने उनको ताने भी मारे हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, वो यहाँ तक पहुँच गए। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं।